तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम कुछ फोटोग्राफ से करेंगे। इन चेहरों को आप अच्छी तरह से अब पहचान गए होंगे क्योंकि ये आज बिल्कुल सुर्खियों में है। एनआईए ने 11 पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करने वाले लोगों को पकड़ा है, जिनमें यूट्यूब के ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर के कोई फार्मासिस्ट है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है। इनके अलावा मैं आज अपने वीडियो में उन लोगों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा जो वोकल होकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उसमें कई सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, कई पत्रकार हैं, कई पॉलिटिशियंस भी हैं। इनके स्टेटमेंट्स लगातार पाकिस्तान को कई बार फायदा पहुंचाते रहते हैं। तो एक चुप होकर के अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, और एक बोल करके अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में। कोई भी इनमें से गरीबी का विक्टिम नहीं है। मतलब ऐसा तो कोई नहीं है जो भूखों मर रहा हो, लेकिन फिर भी इस तरह की गद्दारी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि ये सोच आती कहां से है। मैं आपको बताता हूं, आपके और मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते होंगे, क्या भारत भारत क्या रखा क्या है भारत पाकिस्तान में, नौकरी करो, पैसा कमाओ। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के लिए यूक्रेन की कुछ फोटोज शेयर करना चाहूंगा। ये यूक्रेन के मेन सिटीज हैं, उनकी राजधानी कीव, खार्किव, मारियोपोल, ये ऐसे सिटीज थी यूक्रेन में जहां दसियों एमएनसी कंपनियों के ऑफिस, इन पर जो लोग डेली काम के लिए जाते थे, उन्होंने अच्छा जॉब क्रैक करने के लिए इंटरव्यू दिया होगा। जब रशिया का इन्वेजन होता है, उसके बाद उनकी नौकरी तो छोड़िए, जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे वो बिल्डिंग भी वहां नहीं थी। दोस्तों, मैं फिर 7 अक्टूबर के इजरायली विक्टिम्स की बात करना चाहूंगा। इनमें आधे से अधिक कोई बीच पर अपने हॉलीडेज मना रहा था या फिर कोई अपने घरों में आराम से तस्दीक कर रहा था। 11 तो ब्रिटिश नेशनल्स थे जो टूरिस्ट वीजा पर इजराइल घूमने आए थे। जाहिर सी बात है, इनमें किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। आप किसी गाजा सिटी की पिक्चर्स ले लीजिए, आप सीरिया बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए, हर जगह दुश्मन देश से एक मिसाइल आती है, दुश्मन देश से कोई अटैक होता है जिसमें 15-20 लोग मारे जाते हैं। क्या ये लोग सफल नहीं होंगे? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप कमाइए मत, नौकरी मत करिए, लेकिन जब बात देश की आती है तो उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं कि देखो, ये राजनेताओं के चोचले हैं, ये सेनाओं का आपस का मामला है, इसमें आम आदमी को उलझने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उनसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करना चाहता हूं। 1948 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीरी कबायलियों के साथ मिलकर के भारत पर अटैक किया था, उस समय आपका संविधान भी ठीक से लागू नहीं हुआ। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, इस लिस्ट को आप देखिए, ये 2012 के आसपास से उसके बाद की, इसमें मरने वाले सिविलियंस की संख्या देखिए, ये वॉर के टाइम होने वाली टोटल कैजुअलिटी से भी बहुत ज्यादा है। अगर ये आप शुरुआती समय से मिला लेंगे, जब से पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर कर रहा है, तब से आपको ये दसों हजार लोग मिलेंगे। तो इस मैप में ये जितने रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे भारत के सिविलियन इलाकों में क्यों फैले हुए हैं? ये रेड डॉट्स उन प्लेसेस को दिखा रहे हैं जहां पर टेररिस्ट अटैक हो चुका है, एक बार नहीं कई बार। अगर आप भारत की तरफ से शांति प्रस्तावों और शांति के लिए हाथ बढ़ाने की घटनाओं को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करेंगे शिमला समझौता से। 1976 में भारत ने 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अपने कब्जे में ले रखा था, और साथ ही पाकिस्तान की कई एकड़ जमीन घेर रखी। लेकिन शिमला समझौता होता है, हमने दोनों चीजें बिना शर्त वापस कर दी। इंद्र कुमार गुजराल 97 में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पहले नवाज शरीफ से मुलाकात की कि चलिए एक बायलैटरल मीटिंग, एक बायलैटरल समझौते पर आते हैं। वो समझौता 98 में टूट जाता है। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर समझौता किसको नहीं आता, खुद बस से ट्रेवल करके लाहौर गए थे, और आपका जवाब क्या मिलता है? 1999 का कारगिल युद्ध। 2003-4 की बात है, जब मुशर्रफ आगरा इन्वाइट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वहां भी एक अच्छी खासी मीटिंग चली। फिर आती है लिबरल कांग्रेस गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुंबई अटैक होता है। हम लोगों ने 2008 में एक सबूतों का जखीरा पाकिस्तान को सौंपा था, नतीजा ढाक के 3 पात, फिर से अटैक्स पर अटैक्स। फिर 2015 के बाद पठानकोट पर एक अटैक होता है। पठानकोट एयरफील्ड में सबूतों को देखने के लिए इंडिया लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स को भी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, एक बार की आप भी आकर देख लीजिए कि हाथ आपके तरफ से ही है, कितना बर्दाश्त करेंगे आप। ये लिबरल नैरेटिव ही आज यहां तक पहुंचता है कि जब आपको पैसे या किसी और चीजों का लालच दिया जाता है, तो आप अपने देश से गद्दारी पर उतर आते हैं। तटस्थ होना यहाँ सोल्यूशन नहीं, यहाँ आपको आर या पार होना पड़ेगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धदिनकर की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ मत होइए, या तो इस पार होइए या तो इस पार होइए। ये बीच में लटकने वाले हैं, ये झूला झूलते हैं इस तरफ उस तरफ। हम भी चाहते हैं शांति रहे ताकि देश खूब तरक्की करे, लेकिन क्या आसपास के लोग चाहते हैं?